Saldırın! Ertuğrul Bey kaçıyor! Haydi yiğitler haydi! नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि बहादुर साहब चौधार कबीले पहुंच जाते हैं और असलहान खातून उनकी अच्छी खासी छितरोल करके उन्हें अंदर भेज देती है। और आज के इस एपिसोड में जहां आरिस हानली बाजार को खरीदने के इरादे से दुंदार के पास आया हुआ होता है तो दुंदार पूछता है कि गवर्नर आरिस, आपके आने की क्या वजह है? तो आरिस कहता है कि आपके बाजार के हालात बहुत खराब हैं, आप हमला आवर डाकुओं को बचाने में नाकाम हैं। तो दुंदार कहता है कि हमारे सिपाही हर जगह पर तैनात हैं, हम डाकुओं को जल्द ही खत्म कर लेंगे और बाजार अपनी वापस हालत में आ जाएगा। तो आरिस कहता है कि आपको पता है कि इस वजह से यूनानी ताजिर मुतासिर हो रहे हैं, उनके जानो माल की हिफाजत मेरे जिम्मे है। और फिर कहता है कि अगर आप अमन नहीं कायम कर सकते तो आप इस बाजार को किसी ऐसे शख्स पर बेच दें जो इसकी हिफाजत कर सके, वरना मैं यूनानी ताजरों को हटा दूंगा। तो अर्तुग भाई कहते हैं कि ये सराय और बाजार अर्तुगरुल साहब की विरासत है, इसके लिए हमने खून बहाया है और बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लिहाजा इस बाजार को हमसे खून के बदले ही खरीदा जा सकता है। खैर, आरिस हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि ये दोनों किसी तरह जाल में फंस जाएं और इस बाजार को बेचने का और अपने आप को बेहतर खरीदार बताकर उनको लालच देने की कोशिश करता है। तो अर्तुग भाई झट से कहते हैं कि फिलहाल तुम अपना सोना और मशवरा अपने पास रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं और ना ही हमारा ये बाजार बेचने का कोई इरादा है। इसी दौरान दुंदार कहता है कि गवर्नर साहब, मैं आपके मशवरे की दाद देता हूँ। ये सुनते ही अर्तुग भाई उन्हें देखते रह जाते हैं। तो आरिस कहता है कि ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ चला जाता है। और इधर जंगल में सिमको का सिपाही पिट्टू पर कोड़े से तशद्दुद करके लेकर जा रहा होता है। उसकी लाख फरियादों के बावजूद वो उस पर रहम नहीं खाता। तो साथ चलते अर्तुगरुल साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और फौरन सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा इरादा इसको सजा देने का है या जान से मार देने का है। और फिर फौरन उसके हाथ से कोड़ा खींचकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सिमको के सिपाही अर्तुगरुल साहब को पकड़ लेते हैं, मगर तब तक अर्तुगरुल साहब उसकी अच्छी खासी धूल चटा देते हैं। तो सिमको अर्तुगरुल साहब को कहता है कि क्या मैंने आपको अपना रवैया दुरुस्त करने को नहीं कहा था? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बुज़दिलों के सामने बहादुर बुत बनकर उसके जालिम सहता रहे। मैं अल्लाह की सजा की खातिर चुप नहीं रहूंगा
तो सिमको कहता है कि फिर मैं तुम्हें एक पुरसुकून जगह पर पहुंचा कर सजा दूंगा, तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं वहां करूंगा। ये कहकर सबको वहां से ले चलता है। और इधर चौधार कबीले में असलहान खातून अपने सिपाही को कहती है कि बहादुर साहब और उसके घर वालों के लिए एक खेमा तैयार करो, अपने फराइज में कोई कोताही मत करना। ये सुनकर बहादुर असलहान को कहता है कि मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया। और फिर कराजा खातून कहती है कि हमारी रिवायात में मेहमान वो होता है जो रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार को मरकजी खेमे में खुशामदीद कहा जाता है। फिर बहादुर कहता है कि मैं यहाँ कोपैक के हुक्म से बिखरे हुए चौधार कबीले को दोबारा से मजबूत करने आया हूँ, हम यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए नहीं आए। तो असलहान कहती है कि आपकी बात बजा है, मगर ये बात याद रखना कि चौधार कबीले का इत्तेहाद टूटा नहीं है। जब तक मैं अपने कबीले की रखवाली कर रही हूँ हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। तो बहादुर कहता है कि बहुत खूब, मगर अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये फरीजा चौधार कबीले के किसी मर्द को मिलना चाहिए। ये सुनकर असलहान उनके इरादों को भांप लेती है और गहरी सोचो बिछार में पड़ जाती है। और इधर काई कबीले के कब्रिस्तान में हलीमा और गुंदुस अर्तुरुल साहब की कब्र पर बैठे होते हैं। तो हलीमा को अर्तुरुल साहब के ख्याल आ रहे होते हैं, उनकी जुदाई से बिल्कुल टूट चुकी होती है। उसके बाद दोनों माँ बेटे उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। इतने में अर्तुरुल साहब का घोड़ा यानी कि जुगानी हलीमा और गुंदुस के पास आ जाता है। तो हलीमा और गुंदुस उसके पास आकर उससे प्यार वगैरह करते हैं। और इधर जंगल में सिमको और इसके सिपाहियों ने अर्तुरुल साहब को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ होता है। तमाम गुलामों को जंजीरों और हथकड़ियों से बांधा हुआ होता है। इसी दौरान सिमको अर्तुरुल साहब के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। जब तक मैं तुम्हारी अच्छी कीमत में सौदा नहीं कर लेता तब तक तुम भी सब्र करो और मैं भी। तो अर्तुरुल साहब कहते हैं कि शायद तुम ये समझते हो कि लोहे की जंजीरों में जकड़ कर तुम मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दोगे, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें ये पता नहीं कि इंसान जितना भी अनमोल हो जब वो बिक जाता है तो वो सस्ता हो जाता है। तो सिमको के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता और अपने सिपाही के पास आकर कहता है कि इस पर गहरी नजर रखना और खुद वहां से चला जाता है। और इधर काई कबीले में हलीमा गुंदुस के साथ अर्तुरुल साहब के घोड़े पर आ रही होती है। घोड़े को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून भी ओताक से बाहर आ जाती हैं और उस घोड़े यानी कि जुगानी से प्यार मोहब्बत का इजहार करती हैं। और इधर कोपैक शिकार की गर्ज से जंगल में बैठा हुआ होता है। इसी दौरान दुंदार अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। दुंदार के आते ही कोपैक कहता है कि क्या आपके कबीले में कोई मसला है? तो दुंदार कहता है कि जब से भाई शहीद हुए हैं कबीले का निजाम राख की तरह बिखरा हुआ है। और हानली बाजार की सूरत हाल, तो कोपैक झट से कहता है कि बाजार की सूरत हाल ने मुझे भी परेशान किया है, ना ही खरीदार और ना ही ताजिर बाजार आ रहे हैं। तो दुंदार कहता है कि हर गुजरते दिन के साथ हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। आज कमांडर आरिस बाजार आया था। और फिर कोपैक को वो सारी बात बता देता है जो आरिस ने उसके साथ की हुई होती है। और फिर कहता है कि मैं इस बारे में कबीले के लोगों से भी बात करूंगा, किसी न किसी तरह मेरा बाजार को बेचने का इरादा है। तो कोपैक भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि मैं भी इस मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम जाओ कबीले और घर वालों से इस बारे में मशवरा करो, ये कहकर उसे वहां से भेज देता है। और इधर चौधार कबीले में असलहान खातून के मेहमान यानी कि बहादुर और उसके घर वाले खाना खा रहे होते हैं। तो बहादुर कहता है कि जानदार साहब और अलियार साहब की मौत के बाद कबीले की सरदारी का बोझ तुमने अपने कंधों पर रख कर बहुत अच्छा काम किया है, मगर अब एक नया सरदार मुंतखब करने के लिए हमें एक मर्द का इंतखाब करना होगा। तो असलहान कहती है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह अपने कबीले को संभाला है इसी तरह मैं अब भी संभाल लूंगी। ये सुनकर बहादुर गुस्से में हो जाता है और कहता है कि अब किसी मर्द को ये फरीजा सौंपा जाए, क्योंकि जंग के मैदानों में हमारे बहादुरों ने अपने सरों का किला बनाया है। इसी दौरान सांचार कहता है कि जब हमारे बाबा जंग के मैदानों में एक सिपाही की तरह मशहूर हैं, फिर एक खातून का सरदारी के तख्त पर बैठना मुनासिब नहीं। तो बहादुर कहता है कि मैं इस बारे में तमाम सरदारों से बात करूंगा और जितना जल्दी मुमकिन हो सरदारी के लिए जिरगा बुलाना चाहता हूँ। ये कहकर सब के सब खेमे से चले जाते हैं। और इधर जंगल में सिमको के कैद शुदा गुलाम और अर्तुरुल साहब बैठे होते हैं। इसी दौरान सिमको का एक सिपाही आकर कहता है कि तुम इतनी मार खाने के बाद अभी तक बाज नहीं आए। तो वो गुलाम भी जुल्म का सताया हुआ बातों बातों में उसकी अच्छी खासी चित्रोल कर देता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान अर्तुरुल साहब का होता है। और कहता है कि ओ बदजात बदनस्ल, अपना ये रोब किसी और के सामने डालना, हमारे हाथ खोलो फिर हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। ये सुनते ही सिमको का सिपाही उस पर टूट पड़ता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है कि इसी दौरान वो मौका देखते ही उसकी जेब से हथकड़ियों की चाबी निकाल लेता है और झट से उसे लात मारकर उसे अर्तुरुल साहब की तरफ धकेल देता है, जहां अर्तुरुल साहब उसकी गर्दन को अपनी टांगों में दबोच लेते हैं और फिर वो गुलाम उस चाबी से अपने आप को आजाद करता है। इसी दौरान अर्तुरुल साहब उसकी गर्दन मरोड़ मरोड़ के उसे मार देते हैं और बाकी गुलामों और कनीजों को भी खोल देते हैं। और इधर काई कबीले के ओताक में दुंदार उदास बैठा होता है। तो हाइमा खातून उनसे पूछती है कि बेटा क्या बात है। तो दुंदार उन्हें हानली बाजार के बारे में बताता है कि हालात खराब हैं, काफले नहीं आते, ताजिर
मुहाजिरों ने आना छोड़ दिया है। ये इस तरह नहीं चलेगा, हमें कोई हल निकालना होगा। तो हाइमा खातून के पूछने पर वो कहता है कि अम्मी जान, मेरी बाजार को बेचने की नीयत है। ये सुनते ही ये सब एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखते हैं। तो अर्तुग भाई कहते हैं कि दुंदार साहब, आपकी तजावीज में निजात नहीं है, ये बाजार तमाम लोगों के लिए कीमती है। तो दुंदार कहता है कि अगर इससे कोई मुनाफा नहीं रहा तो ये महज एक बोझ है। तो हलीमा कहती है कि बाजार अर्तुगरुल साहब की तरफ से हमारा विरसा है, हमारे शहीद सरदार को बेचैन करने की कोई जरूरत नहीं। तो अर्तुग भाई कहते हैं कि जिसने ये मामला उठाया है और उसे बेचने की कोशिश की है वो गवर्नर आरिस है। ये सुनकर ये सब दंग रह जाते हैं। और इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब और गुलाम अपने आप को आजाद करने के बाद भाग रहे होते हैं कि इसी दौरान दूसरे सिपाहियों की भी आंख खुल जाती है और सब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर सिपाही अर्तुगरुल साहब की तलवार की नजर हो जाते हैं। और इधर ओताक में तमाम लोग हानली बाजार को बेचने की बात पर सोचो विचार कर रहे होते हैं। तो हाइमा खातून कहती है कि अगर हानली बाजार बेचना भी है तो ये किसी काफिर को नहीं बेचा जा सकता। फिर अर्तुग भाई कहते हैं कि ये पैसों से नहीं खरीदा गया था और ना ही पैसों से बेचा जा सकता है। तो दुंदार कहता है कि मैं इस नुक्ते पर पहुंचा हूं कि हम डाकुओं को नहीं संभाल सकते, इससे पहले कि ये हमें और बर्बाद करे इस बाजार को बेचना होगा। तो आखिर में हाइमा खातून कहती हैं कि इसमें मुनासिब बात यह है कि इसके लिए एक जिरगा बुलाया जाए और उस जिरगे में ये बात की जाए और इस जिरगे का इनेकाद कल तक हो जाना चाहिए। और इधर कराजैसर किले में कोपैक और आरिस बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो आरिस कहता है कि आपको दुंदार के चेहरे पर मायूसी देखनी चाहिए थी। तो कोपैक कहता है कि वो तुमसे मुलाकात करने के बाद मेरे पास आया था, उसने तुम्हारी पेशकश के बारे में मेरे से बात की है। दुंदार इस बाजार को बेचने का इरादा रखता है और मजीद ये कहता है कि चौदार कबीले में बहादुर साहब भी आ गए हैं, वो असलहान के चचा हैं, वो यही कयाम करेगा और हानली बाजार खरीदने में तुम्हारा खरीदार बनेगा। तहम अब आपको भी अपना काम करना चाहिए। इतने में दो कमांडर सोने के भरे हुए संदूक ले आते हैं। तो आरिस उसमें से सोने के सिक्के निकाल कर कोपैक को दिखाता है। तो कोपैक उन्हें देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब हानली बाजार हमारा है, ना अर्तुगरुल, ना काई और ना ही हमें कोई और ताकत रोक सकती है, हत्ता के शहंशाह भी हमें नहीं रोक सकता। और फिर कोपैक झट से अपना हाथ आरिस की तरफ बढ़ाता है और उससे मजीद दाद वसूल करता है बदजात कहीं का। तो नाज़रीन, यहाँ पर